नमस्कार साथियों, आज अपन राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अपन ने लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो इस संसद के जो पदाधिकारी हैं, जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन आते हैं, तो लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, वहीं राज्यसभा के पदाधिकारी राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के प्रावधान असंगत हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, सभापति और उपसभापति हैं, उनसे संबंधित जो प्रावधान है उनको हम आर्टिकल 89 से लेकर के और 92 तक उनका अध्ययन करते हैं। आर्टिकल 89 में यहाँ पे देखिए व्यवस्था है, राज्यसभा में एक सभापति होगा और एक क्या होगा, उपसभापति होगा। यानी कि राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, सभापति और उपसभापति, उनके जो पद का उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में, 89 में। तो ये आपका सही कथन है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की जो पद रिक्ति है, यानी उनका पद कैसे रिक्त हो सकता है, उस पद रिक्ति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 90। तो अस्थायी पद रिक्ति तो देखो उनके भ्रमण पर जाने से हो सकती है, बीमार होने की वजह से हो सकती है, कार्य करने में असमर्थ होने की वजह से हो सकती है, लेकिन स्थायी पद रिक्ति है वो कैसे हो सकती है। तो स्थायी पद रिक्ति जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था कि हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, या वो रिजॉइन कर दें, या उनको रिमूव कर दिया जाए, रिमूवल प्रोसीजर के तहत, हटाने की प्रक्रिया के तहत संकल्प प्रस्ताव लाकर उनको हटा दिया जाए। ये तीन तो इसमें समानता है, लेकिन यहाँ पे एक और विशेष तरीका है जिसके कारण इसका पद रिक्त हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, उसमें एक साथ राज्यसभा के सदस्य है, उनका स्थान रिक्त नहीं होता है। तो हर 2 साल के बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और एक तिहाई सदस्य कार्य ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे एक विशेष बात और जुड़ जाती है कि यदि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, मान लीजिए कोई अगर राज्यसभा के उपसभापति के पद पर कार्य कर रहा था और उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब उस सदन का वो उपसभापति नहीं रहेगा। राज्यसभा का सभापति आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और जैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, अब वो राज्यसभा की सभापति नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कार्यकाल क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो कार्यकाल पूरा होने पर भी इनकी पद रिक्ति हो सकती है, ये इसमें विशेष बात जुड़ती है। बाकी तीन तो वही बातें, इनकी मृत्यु होने पर, इनके त्यागपत्र देने पर, या इनको हटाने की प्रक्रिया के आधार पर भी इनका पद रिक्त हो सकता है। इससे नेक्स्ट है आर्टिकल 91। राज्यसभा के पदाधिकारियों की जो पद रिक्ति हो जाती है, उस पद रिक्ति के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो है वो किसकी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे की ऐसे समानता है जैसे हमने लोकसभा में पढ़ी थी। लोकसभा में ये जो बात हमने पढ़ी थी आर्टिकल 95 में, वही 91 में लागू होती है। लोकसभा या राज्यसभा, इनकी पद रिक्ति के दौरान अगर पद रिक्ति स्थायी होती है, तब तो राष्ट्रपति के द्वारा इनके सदन में से किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। और जब अस्थायी पद रिक्ति होती है, तो सदन के सदस्य ही अपने में से किसी एक सदस्य का नाम निर्देशित कर देते हैं, और उसी को सदन का क्या मान लिया जाता है, पीठासीन अधिकारी मान लिया जाता है। तो ये भी आपका राइट कथन है। पीठासीन अधिकारी के जो कर्तव्य है उनका उल्लेख आर्टिकल 92 में ही है। पीठासीन अधिकारी पहले भी हमने बताया था कि जो सदन का तात्कालिक अध्यक्ष होता है, जिसके नियंत्रण निर्देशन में सदन का संचालन होता है, वही सदन का पीठासीन अधिकारी कहलाता है। और पीठासीन अधिकारी के ये शक्ति होती है कि वो सामान्य मतदान की क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, वो केवल और केवल निर्णायक मत दे सकता है, पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ने पर। तो कर्तव्य सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पर प्रतिबंध, ऐसा नहीं है संयुक्त अधिवेशन की बैठक में केवल राज्यसभा का सभापति भाग नहीं ले सकता है, उपसभापति ले सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो आर्टिकल 92 में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो आपका असंगत आर्टिकल 92 के यहाँ पे जो प्रावधान दे रखे हैं ये असंगत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो राज्यसभा सदन का पीठासीन अधिकारी कौन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है स्थायी अस्थायी रूप से, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो उस समय वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। तो अगर राज्यसभा का सभापति नहीं है, तो वहाँ पे एक उपसभापति और होता है
वो राज्यसभा सदन का क्या हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का उपसभापति। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। देखो राज्यसभा का सभापति है, ये सदन का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष है, वो भी अपने सदन का अध्यक्ष है, दोनों समान है, लेकिन फिर भी इनमें एक असमानता है, और असमानता यहाँ पे क्या है वो अपने को देखना है। तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अंतिम रूप से प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, ये राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती है। हम जानते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये प्रमाणित करने की पावर कौन रखता है, लोकसभा का अध्यक्ष रखता है, और ये उसका अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि आप उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दिया तो आप उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये उसका अंतिम निर्णय होता है। तो ये आपका सही कथन है, ये राज्यसभा के सभापति के पास शक्ति नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी, देखिए संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसका जो पीठासीन अधिकारी होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगर वो नहीं है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति होगा, लेकिन सभापति नहीं हो सकता है संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी। तो ये भी आपका सही कथन है। इसके बाद में देखो, अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन है, अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अगर आप उसको हटाने का प्रस्ताव लाते हैं और पहली बार वो प्रस्ताव लाया गया है तो फिर वो निर्णायक मत दे सकता है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं दे सकता है। तो ये तीनों ही जो विशेष शक्तियां हैं, ये तीनों विशेष शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष की हैं, न कि राज्यसभा के सभापति की हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा के सभापति की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वो राज्यसभा सदन है उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो राज्यसभा का उपसभापति किसके प्रति उत्तरदायी होता है, अपने सदन के लिए, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वो लोकसभा केवल लोकसभा के लिए नहीं, दोनों सदनों के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के पदाधिकारियों के जो वेतन होते हैं उनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में। तो दोस्तों आर्टिकल 89 से 92 तक हम राज्यसभा के पदाधिकारी पढ़ते हैं, 93 से 96 तक लोकसभा के पदाधिकारी पढ़ते हैं, और 97 में इनको कंबाइंड रूप से पढ़ा जाता है, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। तो संसद का जो पदाधिकारी, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, चाहे उपसभापति हो, उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो आर्टिकल 97 के थ्रू मिलते हैं। और आप जानते हैं कि उनके वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, और भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं, भारित होते हैं। और भारत की संचित निधि पर भारित हैं, इसका मतलब उसके वेतन भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है, सेकंड अनुसूची में। और सेकंड अनुसूची में इसका मतलब आप उसके वेतन भत्तों में वृद्धि या कमी, किसी भी प्रकार का वेतन भत्तों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक है उसके ऊपर सदन केवल और केवल बहस कर सकता है, मतदान करने का अधिकार सदन को नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उनका उल्लेख कहाँ पे हो गया, सेकंड अनुसूची में। तो सेकंड अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख होता है जिनका वेतन संचित निधि से क्या होता है, भारित होता है। तो ये इनके वेतन भत्तों का उल्लेख। आर्टिकल 98 में यहाँ पे देखो सचिवालय होता है, जैसे लोकसभा का अलग सचिवालय, राज्यसभा का अलग सचिवालय, अलग अलग सचिव कर्मचारी होते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो दोनों सदनों के संयुक्त भी हो सकते हैं। आर्टिकल 99 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सदन के सदस्य जो होते हैं अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अपने पद की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से। आर्टिकल 100 में यहाँ पे 3 शब्द है, मतदान, रिक्तियां तथा गणपूर्ति। तो देखो सदन में जो भी मतदान की कार्यवाही होती है वो सदन के पीठासीन अधिकारी के निर्देशन या नियंत्रण में ही संचालित होती है। रिक्तियों का मतलब सदन का पीठासीन अधिकारी जब तक उसको रिक्ति नहीं कह सकता है जब तक कि गणपूर्ति हो रही है, और गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या है उसका उसको 1/10वां भाग प्राप्त होना आवश्यक है, तब तो गणपूर्ति मानी जाएगी, अन्यथा गणपूर्ति नहीं मानी जाएगी। तो मतदान, रिक्तियां तथा गणपूर्ति जैसे शब्द है वो आर्टिकल 100 में, सदन के सदस्यों की जो शपथ है वो आर्टिकल 99 में, 98 में सदन के सचिवालयों का उल्लेख है, और 97 में संसद के पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसके वेतन भत्तों का उल्लेख है, पदाधिकारियों, संसद के सदस्यों का नहीं है। संसद के सदस्यों को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो आर्टिकल 106 से मिलते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि संसद के कौन से पदाधिकारी के द्वारा अनुच्छेद 99 के तहत सदन की सदस्यता की शपथ नहीं ली जाती है। तो दोस्तों आप जानते हैं, हम एक क्वेश्चन बहुत बार बार पढ़ते हैं कि वो कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो जब ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है तो ये शपथ कहाँ से लेगा? आप जानते हैं कि आर्टिकल 99 के तहत तो सदन के सदस्य शपथ लेते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है, आर्टिकल 99 के थ्रू सदन की सदस्यता लेता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है, आर्टिकल 99 के तहत सदन की सदस्यता लेता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है, आर्टिकल 99 के तहत सदन की सदस्यता लेता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर होने के कारण वो राज्यसभा सदन का सभापतित्व करता है। तो उसके राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो शपथ कौन से आर्टिकल के थ्रू लेता है? आर्टिकल 69 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राज्यसभा के पदाधिकारियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सही सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में देखो यहाँ पे प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल राइट है। वर्तमान सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। प्रथम उपसभापति कौन थे? एस वी कृष्णामूर्ति थे। वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सूची फर्स्ट और सेकंड एक सीक्वेंस में, एक लाइनर इनमें मेल खा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के सदस्य किसके समक्ष अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों संसद के सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व आर्टिकल 99 के तहत अपने पद की शपथ लेते हैं और आर्टिकल 99 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संसद के सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। तो वहां पे प्रायोरिटी किसको दी गई है? राष्ट्रपति। अगर ये नहीं है तो उसके बाद हम प्रोटेम स्पीकर को भी सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति ऑप्शन में है तो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, इसके अलावा ये 3 ऑप्शन और कोई और ऑप्शन होता, तब प्रोटेम स्पीकर को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सदन का पीठासीन अधिकारी गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। बिल्कुल राइट, इसको पावर है। और संविधान में सदन की कौन सी न्यूनतम संख्या को गणपूर्ति कहा गया है? यानी कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए ताकि हम उसको गणपूर्ति मान सकें? तो वो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। तात्कालिक सदस्य से कोई अभिप्राय नहीं है। कुल सदस्य संख्या, जैसे मान लो लोकसभा में अभी हाल ही में 543 है, तो इसकी कुल सदस्य संख्या है उसका आपको क्या करना है? 110, यानी कि करीबन 55 सदस्य। अगर 55 सदस्य हैं तो गणपूर्ति मान ली जाएगी। वहीं जैसे अपन बात करें राज्यसभा की 245, तो उसकी 25 सदस्यों में गणपूर्ति मान ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1/3 से भी यहाँ पे एक मन में सवाल आता है कि 1/3 किसके लिए गणपूर्ति होती है? तो सदन की जो समितियाँ होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति, जितनी भी संसदीय समितियाँ होती हैं या विधानमंडल की समितियाँ होती हैं, उनके लिए गणपूर्ति क्या रखी गई है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3, क्योंकि उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। किसी में 22 सदस्य हैं, किसी में 30 सदस्य हैं, किसी में 15 सदस्य हैं, लेकिन सदन का आकार बड़ा होता है, तो इसीलिए उसकी गणपूर्ति क्या रखी गई है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा के पदाधिकारियों के संदर्भ में असंगत कथन को छांटिए। तो दोस्तों पद पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले पर जो एक मात्र सभापति हैं, जो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति है, वो के कृष्णकांत थे। तो ये आपका सही है। पद से एकमात्र त्यागपत्र देने वाले वीवी गिरी, यही उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। ये भी सही है। राजस्थान से राज्यसभा का उपसभापति जो है वो कौन निर्वाचित हुआ था? रामनिवास मिर्धा। तो देखो रामनिवास मिर्धा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा बार इसने प्रतिनिधित्व किया था। 5 बार ये राज्यसभा सदन पहुंचे थे और राज्यसभा के उपसभापति के रूप में राजस्थान से निर्वाचित हुए थे। तो ये भी आपका सही है। राज्यसभा में अब तक कितनी महिलाएं उपसभापति के पद पर निर्वाचित हो चुकी हैं? तो ये यहाँ पे असंगत है। अब तक केवल 3 ही महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। प्रथम महिला पूछे तो वायलेट अल्वा, सेकंड नजमा हेपतुल्ला और थर्ड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनमें भी सबसे ज्यादा बार पूछे तो नजमा हेपतुल्ला वो महिला है जो 4 बार राज्यसभा सदन की उपसभापति रह चुकी है। तो वायलेट अल्वा पहली महिला, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दूसरी महिला, और इसी प्रकार आपकी नजमा हेपतुल्ला सेकंड और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थर्ड है। और 4 बार यानी कि जो राज्यसभा सदन की उपसभापति रही है वो नजमा हेपतुल्ला रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी महिला है
राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला है जो राज्यसभा सदन की पदाधिकारी रह चुकी है? पदाधिकारी का मतलब वो सभापति, उपसभापति। तो सभापति तो नहीं रही है, उपराष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति बनी थी। हालांकि यहाँ पे उपसभापति के पद पर निर्वाचित हुई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इससे नेक्स्ट तो ये आपका ये असंगत हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे असंगत कथन को आपको छांटना था। ई में यहाँ पे ये दे रखा है कि राज्यसभा में 2 या 2 से अधिक बार निर्वाचित उपसभापति कितने? तो इनकी संख्या 6 है। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पे जो वायलेट अल्वा जो महिला थी वो लगातार 2 बार निर्वाचित हुई थी। इसी प्रकार जो पहले उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति, वो भी 2 बार थे। श्यामलाल यादव थे, वो भी 2 बार थे। इसी प्रकार देखो के रहमान खान थे, वो भी क्या थे? 2 बार थे। नजमा हेपतुल्ला थी, वो तो 4 बार बनी थी। नजमा हेपतुल्ला कितनी बार बनी थी? 4 बार। और गोदे मुरारी जो है वो भी कितनी बार बने थे? 2 बार। तो इस प्रकार ये 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 2 या 2 से अधिक बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्वाचित हुए। तो सभी 2-2 बार ही हुए हैं, केवल नजमा हेपतुल्ला ऐसी है जो कि 4 बार हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यदि आपको कम समझ में आ रहा है तो आप इसको बार बार देखें, और बहुत ही यानी कि एक सीक्वेंस में क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, धन्यवाद।